हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो हम इसमें देखेंगे। ये सीटेट पेपर 1 में हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? ऑप्शन ए, जब तक विद्यालय में समय मिले। ऑप्शन बी, जब तक शिक्षक चाहें। ऑप्शन सी, जब तक छात्र रुचि लें। ऑप्शन डी, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। तो हम उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टूडेंट को कुछ समझने में किसी टॉपिक को, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि उन्हें रिमेडियल टीचिंग करनी चाहिए। पहले वो डायग्नोज करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद वो रिमेडियल टीचिंग को करेंगे। तो जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर नहीं होगा तब तक उसमें शिक्षक को तत्पर रहना है, और जब तक वो पिछड़ापन दूर नहीं होगा तब तक हमें रिमेडियल टीचिंग करनी है। और रिमेडियल टीचिंग खत्म होगी तब जब पिछड़ापन पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, दृष्टि दोष वाले बालकों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए, आदिवासी बालकों के लिए। देखिए, जो बच्चे कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति नहीं कर रहे हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इससे बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है। ऑप्शन बी, इससे शिक्षक के समय की बचत होती है। ऑप्शन सी, इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। ऑप्शन डी, बच्चों के कार्य को एक जगह संकलित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, जो पोर्टफोलियो होता है इसमें बच्चों की जो क्रमिक प्रगति हुई है उसके बारे में हमको पता चलता है, और पोर्टफोलियो में हम बच्चों के क्रमिक प्रगति को एक जगह संकलित करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। इसमें लिखित कार्य, इससे बच्चों में लिखित कार्य की आदत तो नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, जो भी कार्य होता है उसकी क्रमिक प्रगति के बारे में हमको इस संकलित जो हमारा पोर्टफोलियो है जहाँ पे ये सारे क्रमिक प्रगति को जो संकलित किया गया है ये बहुत हेल्पफुल होता है, और जानकारी ये एक एविडेंस होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद करना। ऑप्शन सी, बच्चों का एक से अधिक बार परीक्षण करना। ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों की पहचान करना। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों में जहाँ भी कोई चीज़ लर्निंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर को उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना है और उनको रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों की पहचान करना है और उसके बाद शिक्षक को उसमें सुधार करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी, व्याकरण का आकलन। ऑप्शन सी, वर्तनी की शुद्धता का आकलन। ऑप्शन डी, मौखिक एवं लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन। ऑप्शन ए कहता है कि पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो हमें भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का हमारा एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का हमको उसमें आकलन करना है कि बच्चा लिखित और मौखिक रूप से सक्षम है कि नहीं है। तो इस क्षमता का आकलन किया जाता है। सिर्फ वर्तनी की शुद्धता के लिए आकलन नहीं होता, और व्याकरण के आकलन के लिए और पढ़कर समझने की क्षमता के आकलन इसका सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य ये माना गया है कि मौखिक एवं लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। ऑप्शन ए, प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह। ऑप्शन बी, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह। प्रश्नानुसार लिखित उत्तरों का संग्रह। प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। इससे पहले एक पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन हो चुका है तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए, हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। ऑप्शन बी,
बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन सी, बच्चों में समूह परियोजना कार्य करवाना। ऑप्शन डी, बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। देखिए, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने और लिखने का पर्याप्त अवसर देना, ये हिंदी भाषा में सतत आकलन में सर्वाधिक उचित तरीका माना गया है। क्योंकि अगर कोई कहानी अगर बताई गई है और फिर उस पर कोई प्रतिक्रिया ली जा रही है छात्रों से, तो बच्चों को हमें ये कोशिश करना है कि वे अपने मौलिक विचारों को लिख कर हमको बताएं। जब भी वो लिखेंगे या बोलेंगे, चाहे वो लिखित रूप हो चाहे वो मौखिक रूप हो। इसीलिए अभी पहले वाले क्वेश्चन में, पोर्टफोलियो पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था मौखिक और लिखित रूप में दक्ष बनाना है, कि वो अपने जो उन्होंने समझा है उसको वो व्यक्त कर सके, चाहे मौखिक रूप से चाहे वो लिखित रूप से। तो वो बोलना ही, वो प्रक्रिया उनकी बोलने की ही उसमें पूरी होगी। इसलिए कहा गया है कि बच्चों को अपने अनुभवों को कहने और लिखने के पर्याप्त उसमें अवसर देना है। ये हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के प्रश्न पत्र में किस प्रश्न को शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, सर्वनाम की परिभाषा बताइए। ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण के उदाहरण बताइए। ऑप्शन सी, छुट्टियों में की गई यात्रा का वर्णन कीजिए। ऑप्शन डी, संज्ञा के कितने भेद हैं? देखिए, इसमें भाषा के प्रश्न पत्र में हमें शामिल करना है कि कैसा क्वेश्चन हमें पूछना है या कैसा क्वेश्चन हमको बच्चों से करना चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रचनात्मक ये हो सकता है कि बच्चों से हम कहें कि वो कहीं छुट्टियों में गए थे या फिर वो कहीं भी कभी भी घूमने कहीं गए थे, तो हमें उनसे उस प्रतिक्रिया को लेना है, उनके अनुभवों को जानना है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो बोल के बताएं या तो फिर वो लिख के बताएं, वर्णन करना है उनके शब्दों में। तो ये सबसे इसमें हो सकता है कि सबसे रचनात्मक आंसर हमको ऑप्शन सी से ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब अपने ओपिनियन को, अपने हर मतलब उन्होंने क्या क्या देखा है वहाँ, क्या उन्हें अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, उन्होंने वहाँ मतलब क्या क्या देखा है, वो सारी चीज़ें वो जब लिखेंगे या मौखिक रूप से व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पे एक रचनात्मक आकलन भी हो जाएगा शिक्षकों को, और बच्चे भी अच्छे से बता सकेंगे और हम उनको समझ सकते हैं कि वो विभिन्न संदर्भों में अपनी भाषा को किस तरीके से प्रयोग करने में सक्षम है या नहीं। एक तरीके से ये भी हमारा असेसमेंट हो जाएगा भाषा के प्रश्न पत्र के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बाकी सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संज्ञा, कितने भेद, ये सब क्लोज एंडेड है। इसे परिभाषा बता देंगे और यहीं से बात खत्म होती है। और क्रिया विशेषण के 4 उदाहरण बता देंगे, तो इसमें कोई रचनात्मक आकलन भी नहीं हो सकता और न बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा आगे पीछे अपनी तरफ से कोई चीज़ व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक आकलन करते समय आप किसे सर्वोपरि मानते हैं? सुलेख लिखना, बालकों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन सी, लिखित प्रश्न। ऑप्शन डी, श्रुत लेखन। देखिए, यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि हमें भाषा शिक्षक को बच्चों को इतना ज़्यादा इस काबिल बनाना है कि वो अपनी भाषा को विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकें। ये हिंदी पेडागॉजी में समझ लीजिए सतत व्यापक आकलन जो है और मूल्यांकन है, इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छाटिए, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छाटिए। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि कोई कहानी है, कहानी कोई भी हो सकती है, पुरानी भी और नई भी। पुराने समय की कछुआ खरगोश की कहानी हो सकती है, आज के समय की भी कोई कहानी हो सकती है, हो सकता है परियों की कोई कहानी हो। तो बच्चों को जो भी कहानी पसंद आए उस हिसाब से हमें उनसे कहना है कि वो उस कहानी को पढ़कर उससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाएं। उसमें क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन से कैरेक्टर थे, किसने किससे क्या कहा, किसको क्या मिला, किसने क्या खोया, ये सारी चीज़ें हमें उसमें उन्होंने क्या क्या देखा है उससे संबंधित शब्दावली हम प्रकट करवा सकते हैं उनसे। सही मिलान जिसको हम लोग मैच कराने के लिए बोलते हैं, वो सारी एक्टिविटी हम करा सकते हैं। तो इसमें सबसे रचनात्मक यही हो सकता है, आकलन का सबसे रचनात्मक तरीका ऑप्शन बी हो सकता है।